बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सूर्यनगर। लोग यहाँ अपने काम में व्यस्त रहते थे। सभी गांव वाले राजा का कहा मानते थे। सूर्यनगर राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र सिंह। वे बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। मेरी पुत्री अनन्या के लिए ऐसा वर कहाँ मिलेगा जो सिर्फ धनवान और बलवान ही नहीं, बल्कि सच्चा और दयालु भी हो। मुझे कुछ तो करना होगा जिससे मुझे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिल सके। राजा की एक ही पुत्री थी, राजकुमारी अनन्या। वह सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार और दयालु भी थी। वह सभी नगर वासियों की सहायता करती थी और गरीबों को खाना देती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, सुनो मंत्री जी, हमें अपनी बेटी अनन्या के लिए योग्य वर चाहिए। हमें उसका विवाह जल्द ही संपन्न करना है, लेकिन हम किसी ऐसे लड़के से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं जो योग्य हो और ईमानदार भी हो और सच्चा लड़का हो। तुम जाओ और नगर में घोषणा कर दो कि जो भी अपने आप को योग्य साबित करेगा, उसकी शादी अनन्या के साथ होगी। जी महाराज, मैं अभी सारे नगर में ये सूचना देकर आता हूँ। सुनिए गांव वालों, महाराज ने आपको संदेशा भेजा है। उनकी बेटी अनन्या की शादी के सिलसिले में आप सभी को महल में आमंत्रित करने के लिए आज शाम सभी को महल में आना है। महाराज को उनकी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढना है। आप सभी जरूर पधारें। मंत्री के संदेश देते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। दूर दूर से युवक स्वयं को योग्य साबित करने राजा के महल में पहुँचे। बहुत प्रकार के युवक महल में आए, कुछ लालची तो कुछ अमीर तो कुछ घमंडी। क्योंकि राजा ने गांव में भी संदेश पहुंचाया था, तो वहां से भी कुछ युवक राजा के दरबार में पहुंचे थे। उसमें से एक गरीब किसान का लड़का भी था, अर्जुन। वह बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। उसका दिल बहुत ही साफ था। देखिए, आप सभी को तो पता ही है कि आप लोगों को दरबार में क्यों आमंत्रित किया गया है। मेरी बेटी अनन्या के लिए एक अच्छा वर खोजने के लिए। जो युवक सबसे योग्य होगा, उसी के साथ अनन्या का विवाह होगा। लेकिन महाराज, इतने सारे युवक में से कौन सबसे योग्य है, इसका पता हम कैसे करेंगे? इधर तो इतने सारे युवक आए हैं। आप चिंता ना करें मंत्री जी, मैंने इसके लिए एक योजना बनाई है जिससे ये पता चलेगा कि कौन सबसे योग्य है। इस योजना में इन सभी को 3 परीक्षा देनी होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन सभी युवकों में से कौन सबसे योग्य है। परीक्षा नंबर 1, मैं आप सभी को कुछ फूलों के बीज दूंगा और आप सभी को इन बीजों को गमले में लगाकर इनकी अच्छी तरह से देखभाल करना है और 1 महीने बाद सभी को इधर लेकर आना है। सभी युवक बीज लेकर चले गए। अर्जुन भी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही अर्जुन ने एक छोटा सा मिट्टी का गमला लिया और उसमें वह बीज अच्छे से लगा दिया। मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं इस बीज की अच्छे से देखभाल करूंगा, बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। अर्जुन रोज बीज को पानी देता, धूप दिखाता, उसकी अच्छी तरह देखभाल करता, लेकिन पूरा महीना बीत गया और बीज से कुछ भी नहीं उगा। गमला एकदम खाली ही रह गया। मैं क्या करूं? क्या मैं हार जाऊंगा? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो सच है वही दिखाऊंगा।
फिर चाहे जो भी परिणाम हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे देखो, इसका गमला खाली है। लगता है इसने गमले की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की होगी, इसलिए तो इसके गमले में पौधा ही नहीं निकला। अर्जुन, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? बाकी सभी के गमले तो एकदम हरे भरे हैं। महाराज, मैंने पूरी कोशिश की। मैंने दिन रात पूरी मेहनत से इस गमले की देखभाल की। सुबह शाम इसको पानी दिया, खाद भी डाली, लेकिन बीज नहीं उगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मेरा गमला जैसा था, बिना पौधे वाला मैं वैसा ही अपने साथ लेकर आ गया। शायद कोई कमी रह गई होगी देखभाल में, इसलिए इसमें पौधा नहीं आया। पहली परीक्षा में सिर्फ अर्जुन पास हुआ है, क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। क्योंकि मैंने जो बीज आप सभी को दिए थे, वह तो उग ही नहीं सकते थे। आप सभी ने झूठ बोला है और मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए इस परीक्षा में केवल अर्जुन ही पास हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी 2 परीक्षा और बाकी हैं। दूसरी परीक्षा में आप सभी को जंगल के रास्ते से होकर गुजरना है और 1 घंटे के अंदर इस सभा में वापस आना है। जैसा कि पहली परीक्षा में केवल अर्जुन पास हुआ है, अब आगे की 2 परीक्षाएं देने के लिए महाराज ने केवल 3 युवकों को चुना है। ये तीनों युवक आगे की दोनों परीक्षाओं का सामना करेंगे। दूसरी परीक्षा को पास करने के उद्देश्य से तीनों युवक यात्रा पर निकल पड़े। वे उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे। बीच रास्ते में कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो सहायता की गुहार लगा रहा था। वह असहाय और कमजोर प्रतीत हो रहा था, मानो उसे किसी की मदद की सख्त आवश्यकता हो। बुजुर्ग व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी और कुछ फल ला दो। मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। अब तीनों युवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक तरफ उनकी परीक्षा थी और दूसरी तरफ उस बुजुर्ग की मदद करने का धर्म। तभी एक युवक उसके दोस्त से कहता है, देखो, अगर हम यहाँ रुककर इनकी मदद करने लगेंगे तो हमें महल पहुँचने में देर हो जाएगी, और अगर हम समय पर नहीं पहुँचे तो हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। हम यहाँ किसी की सहायता करने नहीं, बल्कि परीक्षा देने निकले हैं। हमारा लक्ष्य महल तक पहुँचना है और हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। उस युवक की बातें सुनकर उसका एक साथी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने मित्र की बात मान ली और वह उसके साथ वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसके कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुए। उसके मन में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। एक तरफ परीक्षा थी और दूसरी तरफ उस बुजुर्ग की सहायता करने का कर्तव्य। अगर किसी जरूरतमंद की मदद करना गलत है, तो ऐसी परीक्षा में सफल होना भी मेरे लिए व्यर्थ है। यह कहकर वह तुरंत उस बुजुर्ग के पास गया। उसने बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ उन्हें सहारा दिया, पास के स्थान से पानी लाकर पिलाया और कुछ फल भी लाकर उन्हें खिलाए। उसकी सेवा और करुणा देखकर बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और आशीर्वाद की झलक साफ दिखाई देने लगी। अर्जुन ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा की, मानो वही उसका सबसे बड़ा धर्म हो। अब अर्जुन ने अकेले ही उस बुजुर्ग बाबा की पूरी निष्ठा से सहायता की। उसने उन्हें पानी पिलाया, फल खिलाए और तब तक उनके पास रहा जब तक उन्हें कुछ राहत महसूस नहीं हुई। उधर उसके दोनों साथी उसे वहीं छोड़कर काफी पहले ही आगे बढ़ चुके थे। संभवतः वे अब तक महल भी पहुंच गए होंगे और दूसरी परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। अर्जुन ने एक बार महल की दिशा में देखा। उसके मन में हल्की सी चिंता जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद अब तक वे दोनों महल पहुंच चुके होंगे और मैं यहाँ पीछे रह गया हूँ। लेकिन मैंने जो किया वह गलत नहीं था। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से खुद से कहा, अब जो होगा
देखा जाएगा। अगर किसी की मदद करने की वजह से मैं परीक्षा में देर से पहुंचता हूं, तो भी मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। मेरे लिए सबसे जरूरी मानवता है। इतना सोचकर अर्जुन ने अपना मन मजबूत किया और महल की ओर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए और महल की ओर चल पड़ा। उधर महल में दोनों युवक समय पर पहुंच चुके थे और दूसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी कुछ समय बाद अर्जुन भी महल के द्वार पर पहुंचा। वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति साफ झलक रही थी। महल में प्रवेश करते ही महाराज की नजर अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, अर्जुन, तुम देर से क्यों पहुंचे? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि परीक्षा के लिए समय का कितना महत्व होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मार्ग में मुझे एक बुजुर्ग बाबा मिले जो अत्यंत असहाय अवस्था में थे। उन्हें प्यास लगी थी और वे चलने फिरने में भी असमर्थ थे। मैंने सोचा कि पहले उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं रुक गया और इसी कारण मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो गई। अर्जुन, तुम इस परीक्षा में भी सफल हुए हो। यह परीक्षा केवल समय पर महल पहुंचने की नहीं थी, बल्कि तुम्हारे संस्कार, करुणा और मानवता की भी थी। तुमने एक असहाय व्यक्ति की सहायता करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे अर्थों में योग्य हो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से पहले मानवता को रखता है, वही वास्तव में विजेता कहलाता है। इसलिए अर्जुन, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। चलो ठीक है, आज रात आप तीनों यहीं महल में विश्राम करो। तुम सबको अलग अलग कमरों में ठहराया जाएगा। सुबह होते ही तुम अपने अपने घर लौट जाना। तीनों को जिस कमरे में रुकने को बोला गया था, उसमें कीमती आभूषण रखे हुए थे और तीसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है, यह तीनों को पता भी नहीं है। अरे वाह, इतने सारे आभूषण मुझे मिल जाए तो मैं तो जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, और थोड़े से मैं चुरा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सुबह तो घर जाना ही है। इतने सारे कीमती आभूषण, अगर इनमें से थोड़ा सा भी मैं अपने साथ ले जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसका मन उसे बार बार उकसाने लगा। वह इधर उधर देखने लगा, मानो यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। कुछ ही क्षणों में उसके मन में चोरी करने का विचार और भी मजबूत हो गया और वह लालच के वश में आकर गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अर्जुन के मन में ऐसा कोई लालच उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे ही उसकी नजर कमरे में रखे आभूषणों पर पड़ी, उसने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर तुरंत अपनी नजर हटा ली। वह मन ही मन सोचने लगा, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये किसी और की संपत्ति है, मुझे इस पर कोई अधिकार नहीं। मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मेरे संस्कार और मेरी सच्चाई पर प्रश्न उठे। उसके भीतर न तो लालच था और न ही कोई गलत विचार। अर्जुन शांत मन से कमरे के एक कोने में बैठ गया। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो उसने अपने मन पर पूरी तरह विजय पा ली हो। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ी, सभी को तीसरी और अंतिम परीक्षा का परिणाम जानने के लिए बुलाया गया। जांच करने पर यह पाया गया कि 2 युवकों के कमरों से आभूषण गायब थे। यह स्पष्ट था कि वे दोनों लालच में आकर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए। लेकिन जब अर्जुन के कमरे की जांच की गई, तो वहां रखे सभी आभूषण सुरक्षित थे, कुछ भी गायब नहीं था। यह देखकर सभी को समझ आ गया कि जहां बाकी दोनों युवक लालच में हार गए, वहीं अर्जुन ने अपने चरित्र, ईमानदारी और संयम का परिचय दिया। अब इस अंतिम परीक्षा का परिणाम स्पष्ट हो चुका है। जिन 2 युवकों के कमरों से आभूषण गायब हैं, उन्होंने लालच में आकर अपनी ईमानदारी खो दी है। अर्जुन,
तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई, संयम और चरित्र ही सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। जहां बाकी लोग प्रलोभन में आ गए, वहां तुमने अपने मन पर नियंत्रण रखा। इसीलिए अर्जुन, तुम ही इस अंतिम परीक्षा के विजेता हो। तुमने हर परीक्षा में यह साबित किया है कि सच्चा योग्य वही है जो हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनता है। इसलिए हम अर्जुन को ही अपना वर चुनते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वह हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ देगा। इस प्रकार महाराज ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य और उत्तम वर खोज लिया और वह था अर्जुन। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में केवल लक्ष्य तक पहुंचना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस मार्ग पर चलते हुए हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में सही का साथ दे, दूसरों की मदद करे और लालच जैसे प्रलोभनों से दूर रहे।